हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम दूसरा लेसन पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर आज हम जो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का पहला सवाल इस वीडियो में देखेंगे। हमारा जो पहला सवाल है ये किस प्रकार का सवाल है, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में बहुवैकल्पिक उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब MCQ के सवाल हैं और MCQ के सवाल होते हैं तो तुम्हें क्या करना है, देखना है कौन सा राइट आंसर है और आंसर कैसे लिखना है, MCQ का बताई हूँ उसी तरह से लिखना है। अभी देखो पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी, ध्यान देना, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखो ये पहला क्या है, 16/25, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये परिमेय संख्या, तो ये नहीं होगी अपरिमेय संख्या। करनी में 5, ये अपरिमेय, 3/9 तो परिमेय में है, 196 इसका भी वर्गमूल निकलता है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी, ये वाली। पर हम ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, MCQ का आंसर कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन क्या दिया है 1 है ना, ये 1 का B, ठीक है, 1 का B और आंसर क्या है करनी में 5। इस तरह से MCQ के आंसर्स ऐसे लिखे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है वो पहले लिखना, फिर ऑप्शन नंबर लिखना और ऑप्शन में क्या है वो लिखना, ये बोर्ड का रूल है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी, इसमें भी अभी हमें अपरिमेय संख्या ही दर्शाना है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट्स में दिए हैं, तो तुम्हें पता है अखंड अनावर्ती दशमलव के रूप में जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, हम परिभाषा पढ़े हैं इसका। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ भी एंड हो गया क्योंकि ये बार लग गया, यहाँ भी एंड हो गया क्योंकि ये बार लग गया, तो ये सब परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखो 10 फिर 1001 फिर 1000, मतलब हर बार संख्या बदलती जा रही है, इसका मतलब ये अखंड अनावर्ती दशमलव के रूप में है, ये आवर्ती है ना, इसके लिए परिमेय संख्या हुई। और ये यहाँ पे पूरी तरह से भाग चला गया तो ये भी परिमेय संख्या हुई, ये अपरिमेय संख्या है। तो आंसर कैसे लिखना है तुम लोग को बताई हूँ ना, संख्या क्वेश्चन का नंबर 2 और ऑप्शन क्या है D, आंसर क्या था 0.101 001 000 ... इस तरह से, ठीक है, ये MCQ का आंसर हुआ। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के दशमलव रूप अनवसानी आवर्ती है। अब देखो अनवसानी आवर्ती हम लोग पढ़े थे कि जो हर की संख्या होगी उसका गुणनखंड 2 और 5 अगर दोनों भी नहीं है तो फिर वो जो है दशमलव अनवसानी के आवर्ती में आते हैं। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसमें इसका गुणनखंड 5 है तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका गुणनखंड, इसका देखो 5 का गुणनखंड तुम्हें पता है 5 और 1 है, इसका गुणनखंड क्या है 2 है ना, 2 गुणे 2 4, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी गुणनखंड 2 है, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर 11 में ना तो 2 है ना तो 5 है, इसका मतलब ये अनवसानी आवर्ती है। 25 में देखो 5 है गुणनखंड, तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, ये जो है 1 2 3, तीसरे का C, 3/11। अगर कारण पूछा गया, कारण क्या होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड न तो 2 न तो 5, दोनों में से कोई भी नहीं है, इसके लिए ये जो है यह संख्या दशमलव रूप अनवसानी आवर्ती में है, ठीक है। फिर क्या बोला, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। जो संख्या रेखा होती है तुम्हें पता नहीं, ये संख्या रेखा होती है, ये 0, यहाँ पे प्लस की संख्या और यहाँ पर माइनस की संख्या, तो ये संख्या रेखा हुई। तो संख्या रेखा पर जो बिंदुएं होती हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हो ना, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे लिखते हो, तो ये जो है क्या दर्शाती है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, देखो यहाँ पर प्लस में आंसर है, माइनस में आंसर है, 0 है, तो प्लस माइनस 0 जो होता है वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृत तो नहीं हुआ, अपरिमेय परिमेय भी नहीं हुआ, वास्तविक संख्या। क्या हुई, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में सब सारी संख्याएं आ गई ना, तो यहाँ पर ये वास्तविक संख्या है। तो संख्या रेखा जो है वो क्या दर्शाती है, वास्तविक। तो हमें आंसर कैसे लिखेंगे, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का D, आंसर क्या है वास्तविक संख्या। इस तरह से ये MCQ के आंसर्स लिखते हैं, ये बोर्ड का रूल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या आया क्वेश्चन, 5वां क्या दिया है, 0.1
यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 पॉइंट ऊपर देखो डॉट लिखा, डॉट यानी बार। ये संख्या का परिमेय रूप कौन सा है? परिमेय रूप देखो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जो है उसका परिमेयीकरण करना सीखे, मतलब यहाँ पे जो उसको जो है इसमें बटे में भिन्न के रूप में लाते हैं ना, ऐसे लेते हैं ना हम। यहाँ पर ये जो है बार 4 है, तो ये x माना तुम्हारा बार 4 है, फिर 10x क्या हो जाएगा 4.4 बार, फिर यहाँ पे इसको माइनस करोगे, याद आ रहा है हम लोगों ने सवाल हल किया था, माइनस 0.4 बार, तो कितना हो गया यहाँ पे 4, और ये 9x बराबर 4, तो x क्या हो गया 4/9। कौन सा आंसर आया? देखो ये हमारा मिला ना, कौन सा आंसर आया ये। तो अभी देखो चूंकि ये हल करना है, यहाँ पे सवाल जो है हम डायरेक्ट आंसर हमको नहीं मिल रहा है, इसके लिए हल करके दिखाओगे, और फिर जो हमको आंसर मिला क्या है मिला, लेकिन आंसर लास्ट में इसके नीचे कैसे लिखोगे? आंसर लिखते समय लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन ए है 4/9, यहाँ ये लिखोगे तो ही राइट होगा। ठीक है, स्टेप्स वहाँ पे MCQ का सवाल है, स्टेप्स हल करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 6th क्वेश्चन, यदि दी गई पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो करनी में n या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी? मतलब यहाँ पे ये क्या दर्शाएगा? देखो पूर्ण वर्ग न हो, तो पूर्ण वर्ग हो रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या बोला है कि करनी में n पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये संख्या क्या दर्शाएगी? पूर्ण वर्ग होती तो प्राकृत होता या परिमेय होता, लेकिन ये कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? अपरिमेय संख्या, क्योंकि करनी में आ गया ना, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? 6th का आंसर ऑप्शन सी क्या है? अपरिमेय संख्या, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करनी नहीं है? ध्यान देना, क्वेश्चन में करनी नहीं बोला है, करनी में नहीं है। देखो ये करनी में है, यहाँ पे ये भी करनी में है, यहाँ पर ये दोनों देखो, अभी ये दोनों में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा होगा। ये तुम्हारा करनी में है, लेकिन ये देखो ये क्या हुआ मालूम है? घनमूल 64, यानी क्या हुआ 4 × 4 16 × 4 64, और घनमूल है यानी इसका एक 4 बाहर आ गया, तो देखो करनी का चिन्ह हट गया। और पूछा ना करनी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी। तो आंसर क्या लिखोगे हम? 7th का सी, और क्या है 64 घनमूल 64। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कारण अगर पूछा है तो हल करके दिखाना, नहीं तो तुम डायरेक्ट इस तरह से आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या बोला है? इस करनी की कोटि कितनी है? इसकी कोटि बतानी है। तो कोटि ये आप तुम लोग को पहले भी बताई हो ना, यहाँ पे जो कोटि और यहाँ पे जो कोटि दोनों का गुणनफल, तो इसकी यहाँ पे कोटि 3 है और इसकी कोटि 2 है, तो कितना हुआ 3 × 2 6, तो ये 6। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये कोटि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8th का सी और ऑप्शन 6। ठीक है, इस तरह से कोटि पूछा ना, कोटि घात। और अगर मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हल करके देख लो ना। तुम्हें क्या बोला? ये 5 और ये 3, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब इसकी कोटि 2 हुई, तो ये ऐसे हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पे इसको जो है घातांक के रूप में ले आओ तो 1/2 हो गया, और फिर इसको भी अभी घातांक के रूप में ले आओ, ये 1/2 और ये बाहर 1/3, तो कितना हो गया 5 घाते 1/6। तो तुम्हें पता है ना यहाँ पे जो होता है ये कोटि होती है, तो हो गया कोटि कितनी है 6। इस तरह से भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो। 9वां सवाल, 2 करनी में 5 प्लस करनी में 3 इस द्विपद करनी का अनुबंध युग्म पूछा है। अनुबंध युग्म, अनुबंध युग्म तुम लोग को बताई हो ना, क्या होगा इसका अनुबंध युग्म? जो चिन्ह है उसको, उसका विपरीत चिन्ह, तो यानी एक प्लस है तो एक कहीं एक या तो यहाँ दोनों में से कोई एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -2 करनी में 5 प्लस करनी में 3, पहले सब ऑप्शंस देख लो, और यहाँ दोनों भी माइनस है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना माइनस का चिन्ह है बीच में, लेकिन देखो करनी का संख्या अलग है, करनी की संख्या यहाँ पे और यहाँ पे अलग है। कभी कभी ऐसे हम लोग फटाक से चिन्ह देख के इसको लिख देंगे, लेकिन ये नहीं होगा, हाँ, क्योंकि करनी में संख्या अलग लिखी हुई है।
और यहाँ पे तो सब प्लस है तो ये भी नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा, ये वाला। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 9th का ए क्या है, -2 करनी में 5 प्लस करनी में 3। ठीक है, चलो 10वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान हम देखे थे ना। निरपेक्ष मान में क्या करना, अब यहाँ पे तो हम जब तक हल नहीं कर पाएंगे हमको नहीं समझ में आएगा, तो क्या करना, पहले हल कर लेना। तो यहाँ पे देखो 17 और 13 और 7 मिलके 20 गुणे 4, फिर सब अभी निरपेक्ष मान के अंदर ही हल करना। ठीक है, 20 गुणे 4 कितना हुआ, -80। ठीक है, अब यहाँ पे घटाओगे, 80 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 68 ना, -68 निरपेक्ष मान में। लेकिन जब निरपेक्ष मान से बाहर निकालते हैं तो प्लस हो जाता है, ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला, बी का आंसर। ठीक है, ये निरपेक्ष मान के अंदर जो है वो माइनस है, लेकिन निरपेक्ष मान जब हटता है, मान क्योंकि मान बोला है ना, तो निरपेक्ष मान से बाहर लेके आना तो माइनस प्लस हो जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं, वीडियो बताई हूँ इसका। तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा, 10th का ऑप्शन है बी +68 हो गया ये हमारा। तो इस तरह से हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 1 प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के हल हुए। MCQ के सवाल कैसे हल करना वो तुम लोग को जानकारी दिया गया है। बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में। थैंक यू।